हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोगों ने क्लास 12th फिजिक्स के लिए 1 शॉर्ट रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें पहले चैप्टर का रिवीजन आपको दे दिए हैं। तो जो लोग अभी तक पहले चैप्टर के 1 शॉर्ट रिवीजन को नहीं देखे हैं वो लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि मात्र और मात्र 45 मिनट में पूरा का पूरा स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम कंप्लीट कर दिया गया है। और उसी के क्रम में आज आपका दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेक्चर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। और ये आपका 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों ने अगर अभी तक ये पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में क्लास 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर बताया गया है। और आज ये जो आपका 1 शॉर्ट सीरीज का दूसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप सबसे एक निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर 2 है, इसमें आपको जहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। टॉपिक का नाम है अपने वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। और जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सेशन को लाइक कर देंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके आगामी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र देखिए हम लोग थियरी बनाते हैं अच्छे से। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है। इस प्रकार से देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखे गए एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया? क्या होता है वैद्युत फ्लक्स की एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत, अगर वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार है तो ऐसे अभिलंबवत रखा गया है, और उस एकांक क्षेत्रफल से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा आप लोग समझते हुए चलिए। परिभाषा कैसे बताएंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखे गए एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नोट आप लोग करेंगे, समझते हुए चलेंगे। नोट्स आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। मात्र आपको ये रिवीजन सीरीज है, तो हम लोग रिवीजन में सिर्फ समझते हुए चलेंगे, लिखेंगे नहीं। क्या बताएंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखे गए एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप बताएंगे यदि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई तथा लिया गया एकांक क्षेत्रफल ए हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई तथा लिया गया एकांक क्षेत्रफल ए हो, तो वैद्युत फ्लक्स को जब हम निरूपित करते हैं, वो आप मान लीजिए छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, बड़े क्षेत्रफल की चर्चा नहीं करते हैं, कहीं छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स डी है। तो आप बताएंगे वैद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई ई, लेकिन हमने छोटा क्षेत्रफल लिया तो डी फाई ई बराबर ई डी ए, और साथ ही साथ ये आपका जो बनेगा फार्मूला हो जाएगा। तो इसका मात्रक आप बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होगा इसका मात्रक? याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये क्लियर हुआ या नहीं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत, यानी कि अगर आप बता दें कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके अभिलंबवत रखे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
तो ये समझ में आ गया। और आप बताएंगे वैद्युत फ्लक्स, अगर यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई और लिया गया क्षेत्रफल डीए हो तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ईडीए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मतलब हो गया। अब आप मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल तो था अभिलंबवत। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो लिया गया क्षेत्रफल है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ना होकर बल्कि लंब दिशा के साथ कितने कोण पर है, थीटा कोण बना रहा है। कुछ इस प्रकार से कि लिया गया क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ना होकर लंब दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा हो। यह बताना है कि यदि लिया गया क्षेत्रफल अभिलंबवत ना होकर बल्कि लंब दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा हो तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप बताएंगे तब होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये क्लियर हुआ कि यदि लंबवत होगा तो ईडीए और लंब दिशा के साथ थीटा कोण बनाता हुआ आप रखेंगे क्षेत्रफल तो डी फाई ई बराबर ईडीए कॉस थीटा। ये डीए हो गया और ये थीटा, तो थीटा लंब दिशा के साथ है इसलिए हमने क्या कर दिया कॉस थीटा। इसको नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया कि यदि लंबवत ना होकर लंब दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा हो तो ईडीए कॉस थीटा हो जाएगा। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। इसको आप लोग रफ में नोट करते हुए चलिएगा या फिर यदि नोट्स रखे हैं तो उसी से रिवीजन करते हुए चलिए, क्योंकि वन शॉट सीरीज में आपको लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग है वो है अपनी गॉस की प्रमेय। देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो गॉस की प्रमेय साथ में यहां पर आप जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते हुए चल सकते हैं। गॉसियन थ्योरम, तो गॉसियन थ्योरम क्या होती है आप याद रखिएगा कि गॉसियन थ्योरम के लिए हम बताएंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या बताएंगे, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो फ्लक्स निकल रहा है वो बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो आप बताएंगे किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो ये डी फाई ई है या फाई ई आप मान सकते हैं, अगर क्षेत्रफल डी ए लेंगे तो आपका डी फाई ई होगा और अगर क्षेत्रफल ए लेंगे तो आपका फाई ई होगा। तो आप बताएंगे किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे देखिए बंद पृष्ठ के अंदर या बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये आपकी गॉस की प्रमेय है। देखिए कोई बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही आपको बताएंगे कि यही गॉस की प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ के अंदर से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और ये आपकी गॉस की प्रमेय का फार्मूला हो गया, तो फाई ई बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। चलिए इसका सत्यापन कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत। तो आप बताएंगे कि माना आपके पास कोई एक गोला है, क्योंकि हमें निकालना है गॉसियन पृष्ठ कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से, तो एक बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कि आर है। तो कुल मिलाकर आप बताएंगे कि माना आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है। ये समझ में आया। और आप बताएंगे कि ये जो पृष्ठ है इसके केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है। माना आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है, तो हम लोग यहां पर मान लेंगे कि ये जो क्यों आवेश रखा गया इसके कारण इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल डी की कल्पना कर लेते हैं और यहां से इस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। ये आपको बताना है। बता लेंगे कि माना कोई बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है और बंद पृष्ठ के केंद्र पर एक क्यों आवेश रखा गया है और इस सतह पर या गोलीय पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल dA ले लेते हैं,
तो डीए से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। और आपको पता है कि डीए से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो बंद पृष्ठ के इस जो सतह है इसके लंबवत निकल रही हैं ऊपर की ओर। तो आप यहां बताएंगे कि गोले पर जो एकांक क्षेत्रफल लिए हैं वहां से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, चलिए गॉस की प्रमेय पूरा पूरा हम लोग लिखकर सत्यापित करते हैं। तो आप मानेंगे, माना आर त्रिज्या का कोई बंद गोलीय पृष्ठ है, बंद गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र पर या जिसके भीतर क्यों आवेश रखा गया है। इस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर लंबवत निकलेंगी। तो आप बताएंगे कि हम लोग इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए मान लेते हैं। तो आप मान लेंगे कि यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं सतह से बाहर की ओर निकलेंगी, गोले के पृष्ठ पर लिया गया एकांक क्षेत्रफल। अब यहां आप मानेंगे कि मान लीजिए कि गोले के पृष्ठ पर लिया गया एकांक क्षेत्रफल डीए हो तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके लिए क्या करेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई, क्योंकि हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया है तो आपको पता है ईडीए कॉस थीटा। लेकिन लंबवत यहां पर देखिए, यहां लंबवत गुजर रहा, इसके लंबवत है तो आपको यहां पर बताया गया था कि ईडीए कॉस थीटा। तो आप बताएंगे ये लंबवत है, लंब दिशा के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, लेकिन लंब दिशा के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। देखिए लंब दिशा के साथ 90 अंश कोण बना रहा है, लेकिन वैद्युत बल रेखाओं की दिशा के साथ ये जो थीटा है वो कितने अंश का कोण बना रहा है, 0। तो आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। और आप यहां से बताइए, एक चीज आपने पढ़ा है कि ये आपका हो गया कि डी फाई ई बराबर ई डी ए। कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए समाकलन कर देंगे तो आप लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स समाकलन डी फाई ई बराबर ई कांस्टेंट है, बंद समाकलन ई डी ए। बंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग लगा रहे हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय में बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, समाकलन को बंद कर दिया। तो डी फाई ई का जो समाकलन होता है वो है फाई ई बराबर, ये हो जाएगा ई इंटू ए, और फाई ई बराबर ई इंटू ए बराबर आपका क्या होता है, आपको पता है कि ए बराबर आपका होता है, यहां से दोनों का मान रख दीजिए। ई बराबर जो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 आई पाई और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, बचा क्या, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इति सिद्धम। यानी कि प्रूफ हो गया आपका गॉस की प्रमेय। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपकी गॉस की प्रमेय है और यहाँ पर कुछ हमें नोट पॉइंट सीखना है जो आपको हमेशा याद रखना है, आपकी बहुविकल्पी में बहुत सहायता करेंगे ये सब नोट पॉइंट्स। तो आप लिखिएगा नोट, या समझते हुए चलिएगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, गॉस की प्रमेय कहां कहां लागू होती है। तो गॉस की प्रमेय जो होती है इसका सबसे पहले आप बताएंगे कि इसका उपयोग हम लोग एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तब भी कर सकते हैं, या फिर आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है तब भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, गॉस की प्रमेय का। तो पहला कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग किसी एक आवेश या आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पहला, आवेश या आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं।
और गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं? तो गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जहां पर, मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ को परिभाषित करना है तो आप बताएंगे एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो आवेश या फिर उस चालक के चारों ओर खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की गणना करनी है। मान लीजिए हमें एक चालक हमारे पास है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसके चारों ओर हम लोग क्या बनाएंगे? काल्पनिक पृष्ठ। इसी पृष्ठ का नाम होगा गॉसियन पृष्ठ। परिभाषित कैसे करेंगे? तो आप बताएंगे किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की गणना की जाती है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह काल्पनिक पृष्ठ जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की गणना की जाती है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि गॉस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठों के लिए सत्य होती है, खुले पृष्ठों के लिए नहीं। तो आप बताएंगे क्या गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, लेकिन अगर खुला पृष्ठ है तो गॉस की प्रमेय वहां पर लागू नहीं होगी। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि किसी, मान लीजिए चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है किसी बिंदु पर, तो हम मानते हैं कि चालक के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे जिसका नाम गॉसियन पृष्ठ होगा। यह क्लियर है कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग आवेश और आवेश समूह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं पर ज्ञात करना हो तब करेंगे। गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जो कि आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर खींचा जाता है और उसी पर हमें वैद्युत बल रेखाओं की या फिर यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की गणना की जाती है। बंद पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय लागू होगी, खुले पृष्ठों के लिए गॉस की प्रमेय कतई सत्य नहीं होती है। तो चौथा पॉइंट जो आपका बनेगा, यहाँ आप बताएंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, मान लीजिए आवेश अगर आपने ऋणात्मक लिया है तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी, और यदि आवेश आपने धनात्मक लिया है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो यहाँ आप क्या बताएंगे कि जो बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं उन्हें ऋणात्मक माना जाता है। जो बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं उन्हें क्या माना जाता है? ऋणात्मक। तो अंदर जो प्रवेश करेंगे उन्हें क्या मानेंगे? ऋणात्मक। और जो बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, गॉसियन पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती हैं, उन्हें हम लोग क्या मानते हैं? तो उन्हें धनात्मक माना जाता है। याद रखिएगा कि आवेश अथवा आवेश समूह के कारण गॉसियन पृष्ठ या गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की गणना की जाती है। तीसरा, गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा, खुले पृष्ठों के लिए नहीं। चौथा, गॉस की प्रमेय में जो बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं अंदर आती है उन्हें ऋणात्मक मानते हैं, और जो बल रेखाएं बाहर जाती हैं उन्हें धनात्मक माना जाता है। पांचवा पॉइंट, अगर मान लीजिए किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर दो आवेश रखे जाएं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों का मान उतना ही हो, जैसे ये +4 क्यू है ये -4 क्यू है, तो नेट वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, जो यहाँ पर नेट वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या कितनी होगी? तो नेट वैद्युत फ्लक्स या नेट वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 0 होगी। तो आप बताएंगे यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर समान आवेश, देखिए समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश रखे जाएं, समान परिमाण क्या हो? समान हो, तथा धन एवं ऋण आवेश यानी कि विपरीत आवेश रखे जाएं, तो आपसे पूछा जाता है कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तो यहाँ आप बताएंगे 0 हो जाएगा। क्या? डी फाई ई या फिर फाई ई बराबर 0। तो नेट वैद्युत फ्लक्स 0 कब होगा? जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे जाते हैं, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आपका 0 होता है। देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि मान लीजिए हमारे पास दो गोले हैं, कोई भी एक गॉसियन पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ, 3 काल्पनिक पृष्ठ हम लोगों ने ले लिए हैं, तो आप ये बताएंगे कि इसमें 3 कूलाम का आवेश यहाँ रखा, इसमें 3 कूलाम का आवेश यहाँ रखा, इसमें 3 कूलाम का आवेश बीच में रखा है, यानी कि आवेश की स्थिति आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर है। तो बताइए क्या वैद्युत फ्लक्स रेखाओं में या फिर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश की प्रकृति पर वैद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। आप क्या बताएंगे
कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यानी कि आवेश आप इस कोने पर रखिए, बीच में रखिए या दूसरे कोने पर रखिए, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उतना ही होगा। तो आपसे जब पूछा जाए कि किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर समान परिमाण के आवेश, दोनों मान लीजिए समान परिमाण के दो गॉसियन पृष्ठ हैं, उनमें समान परिमाण के आवेश रखे हैं, एक मध्य में रखा है, एक किनारे पर रखा है, तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा या नहीं? तो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश के स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसको सब नोट करिए और आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब इसके कुछ अनुप्रयोगों पर चर्चा कर लेते हैं कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। हेडिंग लिखिएगा, ये समझ में आया या नहीं कमेंट करके जल्दी से बताइए आप लोग। अब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग सीखेंगे। लिखिए, देखिए अनुप्रयोग पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि गॉसियन या फिर गॉस की प्रमेय किस प्रकार से कहां कहां पर लागू होती है। तो पहला है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित। हेडिंग आप लिखेंगे कि अनंत लंबाई के एक समान, चलिए नंबर 1 में आप भी लिखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम लोग मानेंगे कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का रेखीय चालक है, एक अनंत लंबाई का क्या है अपने पास, रेखीय चालक है। इसे बना लेंगे, लास्ट में डैश करके दर्शा देंगे, इसका मतलब इसकी लंबाई कहां तक है, अनंत तक इसकी लंबाई गई है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप दर्शा देंगे और कह रहा है इसी के कारण किसी बिंदु पर हमें मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप मानेंगे कि माना कोई अनंत लंबाई का चालक है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तथा इससे r दूरी पर, इस रेखीय चालक से r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और आप बताएंगे कि यहाँ पर हमें गणना करनी है, तो आपको एक चीज और बता देना है कि इस रेखीय चालक पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, पूरे के पूरे चालक पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। कोई अनंत लंबाई का चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इस चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। अब बिंदु P पर तीव्रता की गणना के लिए आपको यह पता है कि आवेश समूह के कारण गॉस की प्रमेय लगाते हैं, और गॉस की प्रमेय तब लगती है जब कोई पृष्ठ बंद होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बंद पृष्ठ बनाएंगे, यानी कि एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। तो आप बताएंगे बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए इसी अक्ष चालक को अक्ष मानेंगे और r त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलन खींच लेते हैं, r त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलन खींच लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बन गया आपका बंद गॉसियन पृष्ठ। इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ की या बेलन की लंबाई L है। अब यहां से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात कर लेना है। अब तो गॉस की प्रमेय लागू हो जाएगी क्योंकि हमने क्या किया है, इस पृष्ठ को बंद कर लिया है।
इस पृष्ठ को हमने क्या किया है, बंद कर दिया। तो आपको यही बताना है कि माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से प्लस क्यों आवेश से आवेशित चालक है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर तीव्रता की गणना करने के लिए चालक को अक्ष मानकर r त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलन खींच लेते हैं या गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। याद रखिएगा ये काल्पनिक बेलन है, तो पृष्ठ का यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे हम लोग, क्या, dA। पहले इस dA क्षेत्रफल से निकलने वाले वैद्युत बल रेखाओं की गणना कर लेंगे और उसके बाद फिर समाकलन कर देंगे तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा। यहां पर भी एक क्षेत्रफल ले लीजिए dA और यहां पर भी आप एक क्षेत्रफल ले लीजिए dA, जहां से ये वैद्युत बल रेखाएं इधर की ओर गुजरेंगी। तो आप बताएंगे कि यहाँ अब आपने सब कुछ जितना भी काम करना था आपने कर लिया। तो पृष्ठ के dA क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इस dA क्षेत्रफल से आप बताएंगे कि पृष्ठ के dA क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई हो। तो अब बताइए d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर d फाई ई हो तो सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट करके बताइए। 1 शॉर्ट रिवीजन की सीरीज है इसलिए हम लोग थोड़ा तेजी से चल रहे हैं। तो d फाई ई हो तो आप जानते हैं d फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। ये आप इस वाले को देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस वाले का नाम है वक्र पृष्ठ और इस वाले पूरे का नाम है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए जिधर बल रेखाएं गुजर रही है तो बल रेखाएं अपनी ही दिशा के साथ कितने अंश का कोण बना रही हैं, 0 अंश। तो ये क्या है, आपका वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ, प्लस ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ई डी ए कॉस 90 डिग्री। आप बताएंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ये भी आपका है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सबका मान रख देना है d फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश का मान 1 होता है प्लस ये वाला यहाँ पर 1 होगा, इन सब का मान कितना हो जाएगा, 0 और 0। इस प्रकार आपका आ जाएगा d फाई ई बराबर ई डी ए। अब संपूर्ण बेलन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला या बेलन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बेलन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए बंद समाकलन d फाई ई बराबर ई बाहर लेंगे, बंद समाकलन dA, d फाई ई का समाकलन फाई ई बराबर ई इंटू ए। अब फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय सबको पता है। और ए बराबर होता है बेलन का है, तो बेलन के लिए वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल। चूंकि यहां आप बताएंगे चूंकि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट तथा ए बराबर 2 पाई आर एल, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है। तो यहां रख दीजिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। समझ में आ गया। तो ये आपको क्या करना है कि देखिए ई हमें ज्ञात करना था, हम इसको इधर ला लेते हैं। तो ई बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई आर एल। ये समझ में आया या नहीं, 1/ आपका कितना हो गया, देखिए ये 2 पाई आर एल आपका कहाँ आ गया, 2 पाई आर एल जो है आपका नीचे आ गया। और उसके बाद यहां आपका बन गया ई अपने स्थान पर, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट अपने स्थान पर, हमने क्या किया 2 पाई आर एल को 1/ नीचे कर दिया। अब आगे देखिए यहां नीचे दिख रहा है, चलिए इधर लिखते हैं। ई बराबर आपका हो जाएगा 1/2 से गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे कितने से गुणा, 2 से। तो यहाँ 1/, यहां देखिए 2 और 2 का गुणा मिलकर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बचा कितना, ऊपर क्यों बचा है, नीचे क्या बचा है यल, और साथ ही साथ यहां पर आर भी है आर। तो ई बराबर क्यू अपान यल बराबर क्या होता है पता है आपको,
तो क्यू अपान यल बराबर आपका होता है लेमडा रेखीय आवेश घनत्व 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान यल बराबर हो गया 2 लेमडा अपान ये वाला आर, और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई आपको कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। मात्रक लिख दीजिए न्यूटन प्रति कूलम। ये समझ में आया या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये आप सबको समझ में आ गया या नहीं। तो आई थिंक समझ में आया होगा। आप लोग नहीं समझ में आया तो रिवीजन करिएगा। सब कुछ मान रखने के बाद ये वक्र पृष्ठ का फार्मूला यहाँ से रख दिए, फाई ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, त्रियक करके 2 से गुणा कर दिए, और 2 से गुणा इसलिए किए क्योंकि हमें एक बेहतर फार्मूला देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है, और 2 लेमडा अपान आर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग अब दूसरे पर चर्चा करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग देख लेते हैं। ये पहला हो गया कि कोई अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक है तो उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग चर्चा करेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित, अनंत विस्तार की, अगली हेडिंग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक चादर के समीप उत्पन्न, ये दूसरा है अपना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, समतल आवेशित अचालक चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें अब यहां पर इसकी गणना करनी है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित अचालक चादर है, माना अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित अचालक चादर है जिसका क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, अगर ये चादर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो आप बताएंगे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व को जल्दी से बताइए, सिग्मा से। और इस समीप, इस प्लेट के समीप कहीं पर एक बिंदु P मान लेते हैं जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आप यहां मान लेंगे कि ये जो चादर है इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश कैसा वितरित है? तो इस चादर पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करना है। तो बिंदु P पर तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग यहीं पर बिंदु P को और इस चादर को लेते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो आपको पता चल गया कि बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम P को केंद्र मानेंगे और R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। P को केंद्र मानेंगे और R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जिसकी लंबाई R इधर भी है तो R इधर भी हो जाएगी, और इसकी लंबाई चालक के आधी आधी लंबाई चालक के दोनों ओर रखेंगे। आधी आधी लंबाई चालक के दोनों ओर रखेंगे, ये आपको याद रखना है। ऐसे कुछ इस प्रकार से हम लोग आधी लंबाई चालक के इस पार और आधी लंबाई चालक के उस पार रखेंगे। तो ऐसे ही आपको बता देना है कि हम लोग क्या मानेंगे कि यहाँ जो बिंदु P था उसी से R त्रिज्या को, R को एक त्रिज्या मान लिया, बिंदु P को केंद्र मान लिया और एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी। और इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कहाँ थी? तो इस गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई थी वो आपके इस प्लेट के आधी लंबाई पहले है और आधी लंबाई बाद में है। इतना आपको बता देना है। और उसके बाद फिर आप यहाँ बताएंगे कि इसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको एक काल्पनिक बेलन का रूप दे देते हैं। ये आपका काल्पनिक बेलन बनकर तैयार हो गया है। इधर एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए लेंगे पहले, जहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और इधर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे डीए, जहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ऊपर की ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे डीए, इधर से भी हम वैद्युत बल रेखाओं की कल्पना करेंगे। ये आपको मानना है कि माना अनंत लंबाई का एक आवेशित अचालक चादर प्लेट है, अनंत लंबाई की एक आवेशित अचालक चादर प्लेट है जिसका क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व
सिग्मा है और इस चादर से या पास में चादर के समीप एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर तीव्रता की गणना करने के लिए P को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गौसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जिसकी आधी लंबाई आचालक प्लेट के या आचालक चादर के दोनों ओर है। आधी लंबाई इस तरफ है, आधी लंबाई सामने की ओर है। तो आप क्या बताएंगे कि पृष्ठ के क्षेत्रफल dA से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E हो तो d फाई E बराबर, अब बताइए ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये वाला क्या है तो वक्र पृष्ठ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बताएंगे कि जो वक्र पृष्ठ है वो कितना है, 1 है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 2 है। तो वक्र पृष्ठ पर यहाँ आपका जो कोण बन रहा है उसको हम लोग कितना रखेंगे बताइए, ये ऊपर की ओर है तो वक्र पृष्ठ पर रखेंगे हम लोग 90 डिग्री, प्लस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रखेंगे 0 डिग्री, और इस वाले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो 90 के लिए ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इस वाले EDA cos 0 अंश के लिए EDA, और यहाँ पर आपका EDA हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, d फाई E बराबर आपका हो जाएगा 2EDA। अब बेलन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए इसी चीज का हम लोग समाकलन करेंगे। बेलन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो यहाँ पर 2 है तो 2EDA यानी 2E बंद समाकलन DA, इसका समाकलन फाई E, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2A। इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके आगे सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा आपका आंसर कंप्लीट है। देखिए आप लोग बताइए, हम लोग इसके स्थान पर रख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E इंटू A। बेलन का हमारा कौन सा भाग है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहने देते हैं। E का यहाँ पर इसको लाते हैं तो आपका E बराबर हो जाएगा, देखिए E बराबर ये 2A नीचे आ जाएगा तो 1 अपान ये एप्सिलॉन नॉट, देखिए 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आपका बचा है Q अपान, यहाँ क्या हो जाएगा 2A, Q अपान 2A। अब Q अपान A बराबर क्या होता है, तो आप सबको पता है कि Q अपान A है आपका क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, तो आपका हो जाएगा 1 बटे, यहाँ पर या 1 लिखें या इसके स्थान पर Q अपान A के स्थान पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम। ये समझ में आ गया या नहीं। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल dA से जो आपका यहाँ पर यदि अचालक चादर प्लेट होगी तो जो आपका फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा ये E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए इसको भी। अब हम लोग चर्चा करते हैं एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के समीप, तीसरा वाला देखते हैं। दूसरा आप लोग नोट कीजिए और बताइए क्या समझ में आया या नहीं। और आपने अगर पूरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ये 1 शॉट रिवीजन सीरीज है। तो रिवीजन में हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा हो तो रही है, लेकिन ज्यादा कुछ आपको बेहतर तरीके से अगर समझना है तो आप जाइए पूरा वीडियो देखिए। और ये सिर्फ रिवाइज के लिए आपका एक बार रिवीजन हो जा रहा है बस। तो एक समान रूप से आवेशित, अगली हेडिंग लिखिए, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के समीप, चालक प्लेट के समीप, एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस चीज को अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। दूसरे पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। यह है आपका एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप मान लेंगे, माना एक समान रूप से आवेशित कोई धात्विक चालक है, माना एक समान रूप से आवेशित कोई धात्विक चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से आवेशित अगर धात्विक चालक है तो इस पर एक समान आवेश वितरित होगा।
और आप मान लेंगे यही कि माना एक समान रूप से आवेशित कोई धात्विक चालक है जिसकी सतहों पर या जिसकी सतहों का जो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व है, कहीं पर भी क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व आ जाए तो उसे आप लोग सिग्मा ही मानेंगे। और इस प्लेट के समीप एक बिंदु P है, इस प्लेट के समीप एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। हम लोग दूसरी तरफ एक बिंदु Q मान लेते हैं, उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर भी आएगी जितना कि आपके P पर आएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम लोग यहाँ पर इन दोनों प्लेटों का नाम दे देते हैं कि ये आपका प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। मानना कितना है, मानेंगे कि माना एक समान रूप से आवेशित कोई प्लेट है जिसकी सतहों पर एक समान रूप से आवेश प्लस क्यू वितरित है और साथ ही साथ प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इस प्लेट के समीप एक बिंदु P तथा दूसरा बिंदु Q है। हमें P और Q पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमें किस प्रकार से इस चीज की गणना करनी है। देखिए, ये आप यहां पर बताएंगे कि प्लेट चालक की प्लेट नंबर 1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता, उसके बाद प्लेट नंबर 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता, बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आवेशित प्लेट की सतह 1 के कारण ऐसे लिखिएगा कि आवेशित प्लेट की सतह 1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब 1 के कारण है, प्लेट नंबर 1 के कारण तो हम लोग E1 नाम देंगे। E1 बराबर आपका जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए E बराबर आपने पढ़ा है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके पहले अचालक आवेशित अचालक प्लेट की सतह के कारण तो आपका हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा इसकी होगी प्लस है तो बाहर की ओर, यानी कि इसकी जो दिशा होगी आप E1 की दिशा बताएंगे बाहर की ओर, यानी कि 1 से P की ओर। दिशा किधर है, 1 to P। इसी प्रकार आप बताएंगे आवेशित प्लेट की सतह नंबर 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो इसी प्रकार आप क्या बताएंगे कि आवेशित प्लेट की सतह 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, नीचे दिख रहा है E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी दिशा बाहर की ओर होगी, यानी कि दूसरे से P की ओर दिशा होगी। अब बताएंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता तो आपका होता है E बराबर E1 प्लस E2 और E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जुड़कर हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया आपका आवेशित प्लेट या फिर एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। ये क्लियर है। इसी प्रकार आप लोग जब बिंदु Q पर निकालेंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा कि इसी प्रकार बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता E बराबर, अब देखिए E1 प्लस E2 लिखेंगे। आप ऐसे ही निकाल लेंगे कि चालक की प्लेट नंबर 1 के कारण Q पर तीव्रता कितनी आएगी, Q पर तीव्रता आ जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे प्लेट के कारण तो दूसरे प्लेट के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया तो E बराबर आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q पर। तो आप इसी प्रकार लिखकर ऐसे ही डायरेक्ट कर देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट की सतह के कारण कहीं पर आपने जो सतह से समीप में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर भी वही होगा, दिशा दोनों की इसी तरफ होगी। तो ये आपका क्लियर हो गया या नहीं, बताइए जल्दी से।
अब हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि दो समांतर विपरीत आवेशित चालक प्लेटों के मध्य, अचालक प्लेटों के मध्य बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बताएंगे दो समांतर विपरीत आवेशित, दो समांतर विपरीत रूप से आवेशित प्लेट के मध्य बिंदु पर, मध्य एवं बाह्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विपरीत आवेशित अचालक प्लेट के सतह के मध्य बिंदु पर एवं बाह्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। इस चीज को देखिए कि मध्य बिंदु और बाह्य बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक आपका कैसे निकालेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, हम लोग यहां मान लेंगे, हमें क्या क्या मानना है, दो समांतर रूप से, देखिए समांतर हैं और विपरीत रूप से आवेशित हैं, तो दोनों पर विपरीत आवेश है। हम लोग यहां मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। दोनों विपरीत रूप से आवेशित हैं, यानी पर एक पर प्लस क्यू आवेश वितरित है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश वितरित है। और दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। हम जहां पर भी क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व की चर्चा करें तुरंत समझ जाइए कि सिग्मा। तो आप यहां पर यही माने कि माना दो समांतर अचालक प्लेटें ए व बी हैं जिन पर विपरीत आवेश एक समान रूप से वितरित है। दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व है वो आपका सिग्मा है। और दोनों समांतर अचालक प्लेट के मध्य बिंदु पर हम लोग मान लेते हैं एक बिंदु क्यू है, बाह्य बिंदु पर एक बिंदु पी है और यहाँ बाह्य बिंदु पर एक बिंदु आर है। इन तीनों बिंदुओं पर हमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब चलिए देखिए, दोनों प्लेटों के बीच उपस्थित बिंदु क्यू पर हमें और बाहर बिंदु पर और आर बिंदु पर दोनों तरफ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए समझिए, आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे, वीडियो लंबी नहीं करेंगे ज्यादा। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले बिंदु क्यू के लिए निकाल लेते हैं, बिंदु पी के लिए निकालते हैं। चलिए पी के लिए डायरेक्ट करेंगे। आप लोग बिंदु पी के लिए जब निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्लेट नंबर 1 के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए बराबर कितना हो जाएगा। बिंदु पी के लिए ई ए बराबर, दिशा तो बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा की बात करें तो ए से पी की ओर। ऐसे ही प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के कारण माइनस की ओर दिशा होती है, तो ये आपका ई ए है, ई ए, और ये ई बी है। और ई बी बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा हो जाएगी पी टू बी हो जाएगी। अब यहाँ पर बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। तो बिंदु पी पर जब परिणामी तीव्रता आप निकालेंगे तो देखिए एक चीज समझिए, प्लस क्यू के कारण जो पी पर दिशा थी वो बाहर की ओर थी, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर, और माइनस क्यू के कारण यानी दूसरी वाली जो थी आपकी माइनस क्यू के कारण वो आपकी अंदर की ओर थी। ये समझ में आया। नीचे एक बार चेक करने दीजिए, दिख रहा है। चलिए अभी नीचे आराम से आप लोग देख सकते हैं, बगल में यहाँ पर देखिए। तो आप बताएंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, बिंदु पी के लिए ही निकाल रहे हैं। तो परिणामी तीव्रता आपका हो जाएगा ई बराबर या ई पी बराबर ई ए प्लस ई बी। ई ए का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, इस वाले पर ध्यान दीजिए ये माइनस के कारण है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी कि माइनस आपका हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा तो 0, अर्थात ईपी बराबर 0 न्यूटन प्रति कूलाम। विपरीत आवेशित अचालक चादर प्लेट के कारण या बाह्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई 0। तो ये क्लियर हुआ कि बाहर आपकी कितनी होती है 0। अगर इस तरफ बाहर 0 है तो इस तरफ बाहर भी कितनी होगी 0 ही होगी। चेक कर लेते हैं। देखिए अब बिंदु आर के लिए निकालते हैं। तो बिंदु
आर के लिए जब निकालेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए ए के कारण तीव्रता बाहर की ओर यानी कि ई ए, तो ई ए बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा किधर से होगी तो ए टू आर। ऐसे ही ई बी बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ई बी बराबर बी के कारण इधर की ओर माइनस की ओर दिशा होगी, तो ये आपका ई बी हो जाएगा। तो ई बी बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दिशा जो होगी आपकी आर टू बी। अब परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे तो परिणामी तीव्रता बराबर ई बराबर या ई आर बराबर ई ए प्लस ई बी। यहां पर भी आप दिशा देख पा रहे हैं विपरीत है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कटकर आपका कितना हो गया 0। तो ई आर बराबर 0 न्यूटन प्रति कूलम। अब आप लोग कंफर्म है कि बाह्य बिंदु पर जो विपरीत आवेशित प्लेट ली गई है तो बाह्य बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो कितनी आएगी 0। बाह्य बिंदु पर तीव्रता कितनी आएगी 0। अब अगला आप थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज पर चर्चा कर लीजिए कि हमें अब बिंदु क्यों के लिए निकाल कर देख लेते हैं तो कितनी तीव्रता आती है बिंदु क्यों के लिए। बिंदु क्यों के लिए जो तीव्रता होगी आपकी वो प्लस क्यों के कारण निकालेंगे, तो प्लस क्यों के कारण बाहर की ओर, प्लस क्यों के कारण क्यों से यानी कि ए से क्यों की ओर दिशा होगी, तो यहाँ आप निकालेंगे कि प्लेट ए के कारण जो वो आपकी होगी ई ए, बिंदु क्यों पर आपकी हो जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दिशा आपके ए टू क्यों। ऐसे ही ई बी बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा की बात करें तो देखिए माइनस की ओर होगी, ये ई ए के लिए है, इधर की ओर आपका ई बी के लिए होगी, तो आपका आ जाएगा क्यू टू बी। अब परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं बिंदु क्यों के लिए। जब आप परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो जो परिणामी तीव्रता आएगी आपकी वो होगा ई बराबर या ई क्यू बराबर ई ए प्लस ई बी। दोनों की दिशा समान है इसलिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये कट गया, आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। तो ई क्यू बराबर ये आपका आ गया कि मध्य बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और बाह्य बिंदु पर कुल मिलाकर जो तीव्रता आती है आपकी वो कितनी होती है, तो बाह्य बिंदु पर तीव्रता 0 हो जाती है। बाह्य बिंदु पर तीव्रता कितनी हो जाती है आपकी, तो बाह्य बिंदु पर जो तीव्रता आएगी वो 0 हो जाएगी। समझ में आ गया या नहीं, ये क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, गोलीय कोश के लिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, एक बार कमेंट करके बताइए सब कुछ क्लियर है या नहीं, पूरे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं एक समान रूप से आवेशित, यहां लिखिएगा अगली हेडिंग है आपकी एक समान रूप से आवेशित और उसके बाद गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोनों के लिए हम लोग देखेंगे गोलीय कोश, साथ ही साथ ऐसे गोलीय कोश ऑब्लिक ठोस गोले के कारण उत्पन्न तीव्रता। दोनों के लिए हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे, लेक्चर थोड़ा सा आपका शॉर्ट में आ जाएगा। तो देखिए आपको सीखना है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश या फिर ठोस गोले के लिए तीव्रता। और साथ में लिख लीजिए, यहां या मत लिखिए, यहां लिखिए और, क्योंकि दोनों के लिए आपको पढ़ना है। इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई थिंक आप लोग। अब चलिए एक तरफ हम लोग लिखेंगे ठोस गोला, एक तरफ लिखेंगे खोखला गोला। दोनों के लिए हमें सीखते हुए साथ में चलना है क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। एक ठोस गोला होगा, एक खोखला गोला होगा। तो एक तरफ आप लोग यहां लिखिएगा गोलीय कोश, क्या लिखेंगे गोलीय कोश। चलिए देखते हैं, लिखिए गोलीय कोश और इधर आप लिखिएगा ठोस
गोला। दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है? तो गोलीय कोष जो होगा वो खोखला होगा और ठोस गोला आपको समझ में आ रहा है कि ठोस गोला ही होगा। तो सबसे पहले गोलीय कोष के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे गोलीय कोष के बाहर। यहां आपका गोलीय कोष के लिए निकाल रहे हैं तो गोलीय कोष में जो सबसे पहला निकालेंगे वो गोलीय कोष के बाहर, यहां पर आप लिखेंगे ठोस गोले के बाहर। गोलीय कोष के बाहर जो आपकी तीव्रता आती है वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे पहले मान लेंगे कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है। एक बार हमें चेक करने दीजिए। चलिए सब कुछ क्लियर चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का ठोस गोला है, इतना मान लेंगे। गोलीय कोष के लिए खोखला गोला है और ठोस कोष के लिए आप लोग मान लेंगे कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है। दोनों में इतना आपको मानना है और बताएंगे जो आवेशित है, गोला कैसा है? आवेशित है, ये भी क्लियर है। और उसके बाद फिर आपको मानना है कि जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। इस सतह पर कितना आवेश वितरित है? तो आप बताएंगे इस गोले की सतह पर जो आवेश वितरित है वो है प्लस क्यू आवेश। एक एक करके ही सीखते हैं। ये बताएंगे कि कोई एक गोला है, आवेशित गोला है जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश वितरित है और आप फिर ये बताएंगे कि इसकी त्रिज्या जो आपकी थी वो कितनी थी? कैपिटल आर। और आपको क्या करना है? गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु पी है, बाहर निकालना है तो हम बाहर कोई बिंदु मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। इतना क्लियर है कि नहीं? यहां पर हमें तीव्रता की गणना करनी है तो आप सबको पता है कि यहां पर तीव्रता की गणना करने के लिए हमें एक काल्पनिक पृष्ठ खींचना होगा। तो हम लोग इसी को आर को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोला खींच लेते हैं। एक इस गोले के चारों ओर एक काल्पनिक गोला खींच लेंगे और इस गोले से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। इस गोले पर एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए ले लेंगे और यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो यहां से निकालकर पूरे का समाकलन कर देंगे। गोले के कारण आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। गॉसियन पृष्ठ खींच लिए हैं। अब गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा क्षेत्रफल डीए ले लेते हैं। डीए से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। चलिए तो यहां पर गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आया या नहीं? गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कास 0 अंश। कास 0 अंश क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं यहां से इस तरफ निकल रही है लंबवत, और लेकिन वैद्युत बल रेखाओं की दिशा के साथ जो कोण है वो कितना है? 0 अंश। तो आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब संपूर्ण गोले के लिए अगर हमें निकालना है तो लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? समाकलन, बंद समाकलन डी फाई ई बराबर ई बाहर लेंगे, बंद समाकलन डी ए। डी फाई ई का समाकलन होता है फाई ई, यहां पर हो जाएगा ई इंटू ए। इतना क्लियर हुआ? तो ए बराबर आपका गोला है, चूंकि ए बराबर गोला है तो ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर होगा क्योंकि हमने माना है स्मॉल आर त्रिज्या का गोला। क्लियर? और फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे ला लेते हैं, ई बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको क्या करना है? ठोस गोले के लिए चर्चा करना है। तो आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप मानेंगे आर त्रिज्या का कोई एक ठोस गोला है। आर त्रिज्या का कोई एक ठोस गोला है और जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो ये प्लस क्यू आवेश गोले के संपूर्ण गोले पर, क्योंकि ठोस है तो संपूर्ण गोले पर ये आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। समान रूप से प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से पूरे के पूरे गोले पर
वितरित हो जाएगा। और उसके बाद आप बताएंगे कि इस गोले से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। आवेशित कोश में आपको देखिए यहां बताएंगे कि कोश में सिर्फ सतह पर आवेश वितरित होगा, लेकिन ठोस गोले में पूरे के पूरे गोले पर आवेश वितरित हो जाएगा। और आप मानेंगे कि यहां से r त्रिज्या या फिर r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और बिंदु P पर तीव्रता की गणना करने के लिए आप इसी r को क्या मानेंगे, त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं और गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA ले लेते हैं। तो dA क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर EDA cos 0 अंश और d फाई E बराबर आपका हो जाएगा EDA। समाकलन करिए संपूर्ण फ्लक्स के लिए d फाई E बराबर E बाहर होगा, समाकलन बंद समाकलन dA और इसका समाकलन होता है फाई E बराबर E इंटू A। फाई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E बराबर 4, यहाँ E गुणे 4 पाई r स्क्वायर और आपका जो सॉल्व होकर आएगा वो होगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो आप एक चीज यहाँ से क्लियर कर देंगे कि जो आवेशित खोखला गोला होता है और आवेशित ठोस गोला होता है उसके बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। आपसे बहुविकल्पी में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है हायर एग्जाम में कि आपको एक ठोस गोला दिया गया और एक खोखला गोला दिया गया है, तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर, तो आप बताएंगे कि दोनों के बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी आती है, तो दोनों के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान होती हैं। ये चीज आप करके इसको नोट कर लीजिएगा कि बाह्य बिंदु पर जब हम लोग तीव्रता की बात करते हैं तो चाहे वो गोला ठोस हो या फिर आपका गोला खोखला हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। इस चीज को आप नोट करिए। उसके बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले पर चर्चा करते हैं कि ये तो हो गया आपका गोले के बाहर, ठोस गोले के बाहर और खोखले गोले के बाहर। अब हम लोग इसी गोले की सतह पर चर्चा करते हैं कि गोले के बाहर की बजाय अब हम लोग गोले की सतह पर चर्चा करते हैं कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे आवेशित गोलीय कोश की सतह पर, यहां पर क्या होगा, गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर, और यहां लिखेंगे ठोस गोले की सतह पर, आवेशित गोलीय कोश की सतह पर और ठोस गोले की सतह पर। तो देखिए गोलीय कोश की सतह पर सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद ठोस गोले की सतह पर। आप फिर से वही मानेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित खोखला गोला है और यहां मानेंगे कि कैपिटल R त्रिज्या का एक ठोस खोखला गोला है। और उसके बाद फिर बताएंगे कि जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है, जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है, और जब ये प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से दोनों गोलों पर वितरित है तो इस वाले गोले पर संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाएगा। और आप फिर क्या करेंगे कि हमें देखिए क्या करना है, इसकी सतह पर गणना करना है। तो सतह पर गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सतह पर ही गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, गोले की सतह पर ही गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो आप बताएंगे कि गोलीय कोश की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए गोले की सतह पर ही एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं। इसी सतह पर खींचेंगे, देखिए आप ऐसे बताएंगे कि सतह पर तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग गोले की सतह पर ही गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। और इसी गॉसियन पृष्ठ पर आप मान लेंगे एक छोटा सा क्षेत्रफल dA है और इसी क्षेत्रफल dA से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। इस क्षेत्रफल dA से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। तो क्षेत्रफल, इस अत्यल्प क्षेत्रफल से निकलने वाला अब हम लोग वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं। तो आप लिखेंगे अतः गॉसियन पृष्ठ, फिर से एक बार समझिए दोनों में क्या मानेंगे, माना एक R त्रिज्या का खोखला गोला है जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, और इसी सतह पर या
इसी सतह पर किसी बिंदु पर किसी स्थान पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु P पर तीव्रता की गणना करने के लिए आप लोग इसी जो कैपिटल R का गोला है इसी को मानेंगे, कैपिटल R को त्रिज्या मानेंगे और एक गॉसियन पृष्ठ गोले की सतह पर खींच लेंगे। यहाँ पर भी इसी कैपिटल R को क्या मानेंगे, त्रिज्या मानेंगे और एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। तो आप बताएंगे कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो आपका होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए और संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपका होगा बंद समाकलन डी फाई ई बराबर ई बंद समाकलन डी ए और डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए। आप यहाँ पर फाई ई का मान रखेंगे कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू ए के स्थान पर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या माना है कैपिटल आर त्रिज्या को, इस बार कैपिटल आर को ही त्रिज्या मान लिया है। नीचे भेजेंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर आ गया ये कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ठोस गोले में क्या करना है आपको, तो आप मानेंगे माना आर त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है और गोले, आप बताएंगे गोले के केंद्र से हम लोग सतह पर तीव्रता की गणना कर रहे हैं। सतह पर एक बिंदु P मानते हैं और इसी कैपिटल आर त्रिज्या को या कैपिटल आर को त्रिज्या मानकर सतह पर ही एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी ए cos 0 और डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन करेंगे डी फाई ई बराबर ई बंद समाकलन डी ए और डी फाई ई का समाकलन होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए। फाई ई का मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ई बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आप बताएंगे दोनों स्थितियों में देखिए आवेशित खोखला गोला था, बाहर बिंदु पर तीव्रता और ठोस गोले के बाहर बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक समान आता था। उसी प्रकार से गोलीय कोश की सतह पर और ठोस गोले की सतह पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक समान आ रहा है। तो जब आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक ठोस गोला है और एक खोखला गोला है तो उसके सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर होगा, तो आप बताएंगे चाहे गोला ठोस हो चाहे गोला खोखला हो, अगर बाह्य बिंदु पर तीव्रता की गणना करनी है तब भी बराबर आएगा और सतह पर यदि गणना करनी है तब भी बराबर ही आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर भी दोनों गोलों में बराबर होती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी गोलीय कोश के भीतर और ठोस गोले के भीतर। इसको आपको समझना है क्योंकि ये दोनों आपके थोड़े से अलग होने वाले हैं। तो गोलीय कोश के भीतर आप लोग हमें ये बताइए क्या गोले के भीतर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं खोखले गोले के भीतर? तो आप बताएंगे कि खोखले गोले के भीतर ना तो वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं और ना ही वैद्युत बल रेखाएं गोले के अंदर प्रवेश करती हैं, ना गोले के अंदर से बाहर जाती हैं। इसलिए जो नेट फ्लक्स होगा वो आवेशित खोखले गोले के भीतर कितना होगा, 0 होगा। यानी कि आप सीधा सीधा ऐसे बता देंगे गोलीय कोश के भीतर ना तो वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं और ना बाहर आती हैं। इसलिए गोलीय कोश के भीतर जो नेट वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये गोलीय कोश के भीतर का यही कॉन्सेप्ट है। अब ठोस गोले के भीतर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। यहां पर अब लिखेंगे ठोस गोले
के भीतर। तो आप सबको पता है कि ठोस गोले के भीतर अगर जड़ता की गणना करेंगे तो ठोस गोले के भीतर वैद्युत बल रेखाएं जा सकती हैं, क्योंकि गोला कैसा है, ठोस है। तो ठोस गोले के भीतर वैद्युत बल रेखाएं जा सकती हैं और बाहर भी आ सकती हैं। तो आप बताएंगे ठोस गोले के भीतर गणना करने के लिए r त्रिज्या का कोई ठोस गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। मानिए r त्रिज्या का कोई एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो आप बताएंगे कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है। और आप साथ ही साथ ये बताएंगे ये जो कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, इस गोले पर ठोस गोला है तो इसके संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। पूरे के पूरे आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। और जब पूरे आयतन में ये एक समान रूप से आवेश वितरित है तो आप ये बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग इसका आयतन निकाल लेते हैं कि गोले का आयतन कितना है। तो गोले का आयतन आवेश घनत्व की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये मानिए आपने मान लिया कि कैपिटल R त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिसकी सतह पर या फिर जिसके संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। गोले का आयतन आवेश घनत्व नीचे दिख रहा है, चलिए देखते हैं। गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतनात्मक आवेश घनत्व बराबर होता है किसी चालक को दिया गया आवेश और चालक के आयतन के अनुपात को आयतनात्मक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं तो रो बराबर क्यू बाई वी। क्लियर है? आयतनात्मक आवेश घनत्व बराबर रो बराबर क्यू बाई वी हो जाएगा। और वी आपका गोले का आयतन है, तो यहां से आप बता सकते हैं कि रो बराबर क्यू बटे 4/3 पाई, कैपिटल R है तो कैपिटल R क्यूब। ये क्लियर हो गया। अब गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु यहां कहीं पर हम लोग मान लेते हैं, चलिए पेन बदल लेते हैं। तो आप मानेंगे कि गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु लिया गया है, क्यों है? एक बिंदु क्या लिया गया है, क्यों? तो गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु क्यों लिया गया है? क्यों? जहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो हम लोग यही मान लेते हैं कि गोले के केंद्र से हमने क्या किया, R दूरी पर, यहां पर गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु क्यों ले लिया और इसी क्यों पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो क्यों पर तीव्रता की गणना करने के लिए हमें एक काल्पनिक पृष्ठ की आवश्यकता होगी, तो खींच लेते हैं। इसके लिए गोले को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गौसियन पृष्ठ यहीं पर खींच लेते हैं, इसके भीतर ही। R त्रिज्या का हमने क्या किया, एक गौसियन पृष्ठ खींच लिया। अब बताएंगे काल्पनिक गोले में आवेश कितना होगा। तो यहां आप लिखेंगे कि काल्पनिक गोले में आवेश आपका मान लीजिए क्यू डैश हो जाता है, क्यू डैश। तो आवेश हमें निकालना है, याद रखिए आवेश बराबर आपका हो जाएगा रो वी डैश। क्यों? क्योंकि रो बराबर क्यू डैश बाई वी डैश, तो क्यू डैश बराबर रो वी डैश हो जाएगा। और रो बराबर आपका यहां पर देखिए लिखा गया है, रो बराबर कितना है, तो क्यू डैश बराबर रो के स्थान पर आप रख सकते हैं क्यू बटे 4/3 पाई R क्यूब, और वी डैश का मान रखेंगे यहां पर कितना, तो वी डैश, या इसके स्थान पर हम रख देते हैं 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब। ये क्लियर है? अब देखिए यहां पर कुछ हम लोग काट देते हैं, तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्यू डैश बराबर आपका आ गया, देखिए क्यू स्मॉल R क्यूब अपान कैपिटल R क्यूब। क्यू डैश बराबर कितना आ गया, तो क्यू स्मॉल R क्यूब अपान कैपिटल R क्यूब। काल्पनिक गोले से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अब निकालते हैं, तो आप लिखेंगे काल्पनिक गोले से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो काल्पनिक गोले से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी ए
cos 0 अंश, यानी डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए। डी फाई ई बराबर कितना आ गया, ई डी ए आ गया। अब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो जब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करेंगे तो संपूर्ण वैद्युत जो फ्लक्स होगा उसके लिए समाकलन होगा बंद समाकलन डी फाई ई बराबर ई बंद समाकलन डी ए। तो डी फाई ई का समाकलन जो आपका होता है वो होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? आप लोग बताइए, ई इंटू ए यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? तो जब आपका ये क्लियर हो गया है तो फाई ई बराबर, देखिए फाई ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ पर हम छोटे गोले के लिए क्यों डैश माने हैं आवेश, तो क्यों डैश अपान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसके स्थान पर रखते हैं क्यों डैश अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कितना हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और अब हम लोग क्या करते हैं, आप सबको पता है कि ई बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान आर स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर अपना छोटा गोला है तो हो जाएगा चूंकि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपान आर स्क्वायर। रख लेते हैं, सब मान रख लेते हैं, क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। या फिर आपका ये फाई ई का मान कितना आ गया है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया कि ई बराबर, ये आपका जो आ गया ई बराबर, यहां से हम निकाल लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर रखकर जब निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपान आर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? क्यू डैश का मान कहां से रखेंगे, तो क्यू डैश का मान देखिए ये निकाले हैं हम लोग, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश का मान है आपका क्यू अपान आर क्यूब अपान आर कैपिटल आर क्यूब बटे आर स्क्वायर। तो ये वाला आपका आर कट जाएगा, बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों एक आर बचा है अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों आर अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ये ठोस गोले के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, कमेंट करके बताइए क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ गया या नहीं। एक समान रूप से आवेशित ठोस गोले के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि आपके पास जो एक ठोस गोला है इसके संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और ये गोला आर त्रिज्या का है तो इसका आयतन आवेश घनत्व तो रो बराबर क्यू बाई वी हो जाएगा और वी बराबर 4/3 आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब रख दिए। ये हो गया। आप काल्पनिक गोले में कितना आवेश है तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले काल्पनिक गोला मान लेंगे कि माना स्मॉल आर त्रिज्या की दूरी पर या स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्यों है जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु क्यों पर तीव्रता की गणना करने के लिए आर त्रिज्या स्मॉल आर को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक बेलन या पृष्ठ खींच लेते हैं और काल्पनिक पृष्ठ में आवेश निकालेंगे तो क्यू डैश बराबर रो बी डैश और यहाँ रो का मान यहाँ से रखिए और बी डैश का मान 4/3 स्मॉल वाला आर रख देंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, क्यू डैश बराबर क्यू अपान आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब आ गया। काल्पनिक गोले से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश और डी फाई ई बराबर ई डी ए और संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर देंगे तो आपका ये ई ए हो जाएगा। ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर रखकर 4 पाई आर स्क्वायर रखकर यहाँ से ई का मान निकाल दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपान आर स्क्वायर। क्यू डैश का मान यहाँ से रख दीजिए और रखते हैं तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्लियर। अब थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं कि दो क्षैतिज एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। लास्ट का जो टॉपिक है आपका वो है, देखिए, दो क्षैतिज तथा विपरीत आवेशित प्लेटों। हेडिंग क्या है आपकी, दो क्षैतिज तथा विपरीत आवेशित
विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच रखे गए आवेशित कण, प्लेटों के बीच रखे गए आवेशित कण के भार का संतुलन, कण के भार का संतुलन। इसका फार्मूला क्या होता है? चलिए, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। हम लोग यहां पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि माना हमारे पास दो प्लेटें हैं, कौन कौन सी? तो आप मानेंगे कि माना दो क्षैतिज प्लेटें x और y हैं, माना दो क्षैतिज प्लेटें x और y हैं। दो क्षैतिज प्लेटें x और y हैं, जिनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लेट Y से x की ओर है, E प्लेट Y से x की ओर है, x की ओर है। तो संतुलन की दशा में, चलिए थोड़ा इसको चित्र की सहायता से आपको दर्शा देते हैं कि कुछ इस प्रकार से प्लेटें बनी हैं। ये प्लेट x है, ये प्लेट y है, और ये आपका विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, तो प्लस माइनस दर्शाना होगा, प्लस और माइनस दर्शा देते हैं। इसमें प्लेट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो दी गई है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से कि E की दिशा यहाँ पर है। यहाँ पर हमें बीच में किसी कण को संतुलित रखना है, तो यहाँ पर जो mg कार्य करेगा वो नीचे की ओर, वैद्युत क्षेत्र की E ऊपर की ओर। तो संतुलन की दशा में, संतुलन में कब रहेगी आप लोग बताइए? संतुलन की दशा में F बराबर mg तथा F बराबर QE, तो यहां से आपका हो जाएगा QE बराबर mg। ये संतुलन की दशा में QE बराबर क्या हो जाएगा? mg, या हम लोग कह सकते हैं QE बराबर, m को हम लोग क्या लिखते हैं? द्रव्यमान है, घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। तो आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यूब और रो इंटू जी। ये फार्मूला हो जाएगा। E को निकालना है तो Q को नीचे कर देंगे, आपका E आ जाएगा। और जहां R कण की त्रिज्या है और रो कण का घनत्व है, जहां R कण की त्रिज्या और रो कण का घनत्व है। इस प्रकार ये आपके वन शॉट सीरीज का दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग किसी अगले वीडियो में मिलेंगे तो तीसरे चैप्टर को कवर करेंगे। ऐसे ही वन शॉट सीरीज में आप लोग सेशन में जुड़ा करिए अच्छे से। अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में वन शॉट रिवीजन सीरीज के साथ और देखेंगे कि वैद्युत विभव को 1 घंटे में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ कमियां दिखाई दी तो उसको भी कमेंट करिए, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।